अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग देखेंगे काउंटर को, और काउंटर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब काउंटर वर्ड जो है वो निकला कहाँ से? वो वर्ड निकला है काउंट से। और काउंट जो है वो हम क्या किस लिए करते हैं? सिंपल, कुछ भी आपने काउंटिंग करवानी हो या कुछ ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर काउंटिंग करवा रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या यूज करना है? काउंटर को यूज करना है। जैसे 1 2 3। क्या ये सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करता है? नहीं, ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी काउंट करता है। 3 2 1 इस तरीके से भी आप इसको काउंट करवा सकते हो। और अगर आपको दोनों तरह के मैकेनिज्म चाहिए तो दोनों तरह के भी करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम इसकी कैटेगरी को देख लेते हैं। दो तरह की इसकी टाइप्स है। एक आपकी सिंक्रोनियस है और दूसरा क्या है? एसिंक्रोनियस। और इसको हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दोनों की जो है ना फर्दर आगे से तीन तीन भी कैटेगरीज है। कौन कौन सी है? अप डाउन एंड अप डाउन। अब जैसे ये अप है तो इसको कहेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करेगा। डाउन काउंटर जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। अप एंड डाउन जो है ना, ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पे दोनों आपको चाहिए है। एक ऑप्शन है उसको क्लिक करो तो कभी ये वाला वर्क करे, तो एक उसी ऑप्शन को क्लिक करो तो ये वाला वर्क करे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वर्किंग करे। तो उसके लिए आपको इस काउंटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आती है बात कि ये काउंटर हम बनाते कैसे हैं। बनाते इस तरह है कि जब आपको कोई भी नेक्स्ट वैल्यू चाहिए है, तो आप प्रीवियस आपके पास होगी तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास जनरेट करेगा वो। तो ये इसका मतलब है कि आपके सर्किट में कुछ स्टोर मेमोरी एलिमेंट या कुछ स्टोर करने के लिए कुछ एलिमेंट होना चाहिए जो नेक्स्ट वैल्यू को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा था पीछे के मेमोरी एलिमेंट, अभी हम लोगों ने जो एक डिस्कस किया हुआ है वो कौन सा था? यस, वो हमारा फ्लिप फ्लॉप था। उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि वो सिंगल बिट को स्टोर करवाता है। अब अगर आपकी वैल्यू 2 बिट्स की है तो वो फिर कितने आप फ्लिप फ्लॉप लोगे? 2 फ्लिप फ्लॉप लोगे। अगर आपकी वैल्यू 3 की है तो आपको 3 फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे इन 3 बिट्स को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती है बात कि ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप है इसको हमने यूज किया काउंटर में, कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जरा सोचो और सोचकर मुझे बताओ कि ये जो आपका काउंटर जो होगा जिसके अंदर आप फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये क्या ये सिक्वेंशियल सर्किट में आएगा या कॉम्बिनेशनल सर्किट में आएगा? यस, ये सिक्वेंशियल सर्किट में आएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट कहता है कि जब आप इनपुट देते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट प्रोड्यूस होगी। ठीक। जबकि सिक्वेंशियल में होता है कि आप उस आउटपुट को किसी मेमोरी एलिमेंट में स्टोर करवा सकते हो और फिर उस मेमोरी एलिमेंट का आउटपुट एज अ इनपुट के तौर पे भी यूज कर सकते हो। ये सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर होता है। ओके जी। अब देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस में, और इसको बनाते कैसे हैं। अब डायग्राम से देख के हमें पता चल गया 2 फ्लिप फ्लॉप है तो मतलब 2 बिट की वैल्यू के ऊपर ये वर्क करेगा। अगर यहाँ पर एक और होता तो इससे पता चल जाना था कि ये 3 बिट का काउंटर है, मतलब 3 बिट्स को ही ये काउंट कर सकता है मैक्सिमम। अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है कि जो आपका आउटपुट होगा ना वो एज अ क्लॉक की इनपुट के तौर पर यूज होगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। लाइक इसका आउटपुट इसकी क्लॉक की इनपुट में जाके स्टोर होगा, उसको इनपुट देगा। जबकि सिंक्रोनियस में क्या होता है कि क्लॉक जो फर्स्ट में आई है ना वो ही साइमल्टेनियसली सबको ही प्रोवाइड की जाएगी। इसमें ये नहीं है कि प्रीवियस का आउटपुट आएगा तो फिर नेक्स्ट को देखो, नहीं, आप वही वाली वैल्यू जो है ना वो इकट्ठी एक साथ तीनों को प्रोवाइड करोगे। तो अब यहाँ पे डायग्राम में भी देख लो, इसमें हमें आइडिया हो रहा है कि ये वाला वर्क तभी करेगा जब ये आउटपुट देगा और ये वर्क तभी करेगा जब ये आउटपुट देगा। तो इसमें वेट करने का एलिमेंट आ गया। तो जब वेट करने का एलिमेंट आ जाए तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका एसिंक्रोनियस स्लो हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है एसिंक्रोनियस स्लो है आपके सिंक्रोनियस से। उसकी रीजन भी यही है कि क्लॉक जो है ना इसमें साइमल्टेनियसली प्रोवाइड की जाती है और ये जल्दी वर्क करता है, तेज होता है, जबकि इसमें डिले का एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है इसके अंदर पॉइंट है वो हमने ये देखना है कि जब आपको कहा जाए कि काउंटर आपने बनाना है अपवर्ड या डाउनवर्ड का, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो उसमें आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके पास क्लॉक कौन सा है? क्लॉक पॉजिटिव एज का है या नेगेटिव एज का है? तो अगर ये नेगेटिव एज का है तो उस केस में आपने क्या करना है, जब भी आपको अगर नेगेटिव एज का है तो उस केस में आपके पास आपने जब अपवर्ड करवाना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर करवाना है, तो तब आउटपुट ये वाली यूज करोगे, ये वाली यूज करोगे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक को देने के लिए। और अगर आपने नेगेटिव एज है
तो आपने डाउनवर्ड करवाना है, तो तब उस केस में आप क्या करोगे, ये वाली क्यूब कंप्लीमेंट की आउटपुट जो है ना वो दोगे इसकी इनपुट के लिए। ठीक हो गया, सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट ये है, नेगेटिव एज होगा तो आपने क्या करना है, अपवर्ड के लिए क्यू को यूज करना है और डाउनवर्ड के लिए आपने क्यू कंप्लीमेंट को यूज करना है। और अगर पॉजिटिव एज हुआ तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा कि अपवर्ड के लिए पॉजिटिव एज, अगर यहाँ पर पॉजिटिव एज हुआ तो अपवर्ड के लिए आपने क्या यूज करना है, क्यू कंप्लीमेंट। मतलब यहाँ पर ये बबल नहीं है, यहाँ पर ये इस तरह है, तो अब अभी आपने अपवर्ड करवाना है तो ये वाला आउटपुट एज अ इनपुट के तौर पे यूज होगा। ये समझ लो बबल यहाँ पर नहीं है, मैंने अपवर्ड करवाना है लेकिन पॉजिटिव एज है, तो फिर क्या करेंगे, क्यू कंप्लीमेंट को एज अ इनपुट देंगे अपवर्ड के लिए। और पॉजिटिव एज ही है, डाउनवर्ड करवाना है तो फिर सिंपल क्यू जो होगा ना वो एज अ इनपुट जाएगा। मतलब फिर उस केस में क्या होगा कि आपने अगर डाउनवर्ड करवाना है तो डाउनवर्ड करवाने के लिए आपको ये वाली वैल्यू ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो अभी इसको हम देखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, पॉइंट्स को जो है ना आपने याद रखना है, इनके बाद आपकी जो है ना वो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो, चौथी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम आपने अगेन अपने इस क्लॉक को देख के बनानी है। आपके पास अगर मेंशन नहीं है कि ये काउंटर जो है ना वो पॉजिटिव एज के साथ बनाओ या नेगेटिव क्लॉक के साथ बनाओ, तो आपने उसमें फिर नेगेटिव एज ट्रिगर ही यूज करना है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर जो है ना वो नेगेटिव एज की तो डायग्राम है, लेकिन ये जो टाइमिंग डायग्राम है ये हम पॉजिटिव के हिसाब से बनाने लगे हैं। तो अगर किसी को क्लॉक की वर्किंग नहीं है पता कि इसमें ट्रिगरिंग कैसे होती है, पॉजिटिव एज क्या है नेगेटिव एज क्या है, तो ट्रिगर वाली जो वीडियो है ना उसको जाकर सुनो, फिर उसके बाद इधर आना, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ये काम करना है। वो जब तक नहीं समझोगे तो ये आपको क्लियर नहीं होगा। ओके जी, अब हमारे पास हमारे पास काउंटर है तो उनका हमने टेबल बना लिया। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितने हो गए कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन हो गए। नेक्स्ट जो है वो सिंपल क्लॉक तो हमने बना लिया, 1 2 3 4 इनको हमने नाम दे दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक साइकिल जो है ना आपका, ये एक साइकिल है और इसको हम बोलते हैं ये एक आपकी क्लॉक साइकिल, टी कह दो या आपका, आप जो मर्जी इसको कह सकते हो। और इसका हाफ क्या होगा, T/2 इसको कह देते हैं। ठीक, अच्छा आसान लफ्जों की अगर बात करें तो आप इसको कह सकते हो कि ये एक आपका साइकिल है। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि ये जो 2 कॉलम है इनकी हमने टाइमिंग डायग्राम बनानी है इसके अकॉर्डिंग। तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगी, वैल्यू पहले 0 है तो 0 के बाद 1 आए, 1 के बाद 0 आए, 0 के बाद 1 आए, वो आपकी इस एज ट्रिगर के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एज है। मुझे कैसे पता चला है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव एज आता है वैल्यू चेंज हो जाती है। तो पॉजिटिव एज किसे बोलते हैं, पॉजिटिव एज इसको बोलते हैं 0 से हाई की तरफ जाना, मतलब 0 से 1 की तरफ जाना इसे पॉजिटिव बोलते हैं, और 1 से दोबारा नीचे आना इसको कहते हैं नेगेटिव एज। तो इस केस में ये आपका पॉजिटिव एज है, ये पॉजिटिव एज है, ये है और ये है पॉजिटिव एज। तो पॉजिटिव एज के अकॉर्डिंग इस टाइमिंग डायग्राम को बनाते हैं। 0 आया, जैसे पॉजिटिव एज आया उसने वैल्यू को 1 कर दिया, फिर पॉजिटिव एज आया उसने वैल्यू को 0 कर दिया, फिर पॉजिटिव एज आया तो उसने वैल्यू को 1 कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट वाले का देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, पहले पॉजिटिव एज आ रहा है तो 0, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव एज जैसे ही आया है तो उसने फिर इसको 0 कर दी, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही 0 है। तो एज आने के बाद यहाँ से वैल्यू हमारी डिसाइड होगी कि हमने किसको हाई करना है या लो करना है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है। इस पॉजिटिव एज के बाद अब वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी और नेक्स्ट अगेन जो है ना एक साइकिल तक अगेन जो है ना हमारा 1 आएगा। तो अभी ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव एज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये टाइमिंग डायग्राम बनाई थी। तो इसको हम लोगों ने बनाना है नेगेटिव एज के साथ। यहाँ पे करो वीडियो को पॉज और वो आप लोग मुझे बनाकर दिखाओ। उसमें आप क्या करोगे, उसमें सिंपल आपने करना ये है कि नेगेटिव एज ये आ गए तो यहाँ से आपकी वैल्यू चेंज होगी, फिर ये नेगेटिव एज आया, यहाँ से आपकी वैल्यू चेंज होगी, फिर नेगेटिव एज आया तो यहाँ से आपकी वैल्यू चेंज होना शुरू होगी। ओके, कुछ इस तरह से ये नेगेटिव एज है आपका, ये नेगेटिव एज है, ये नेगेटिव एज है, ये है और ये है। अब
पहला साइकिल तक नेगेटिव एज तक 0 वैल्यू, जैसे ही नेगेटिव एज आया तो इसने क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट मोड में कर देना है और उसके बाद आपकी वैल्यू 1 कर देगा और नेक्स्ट एज तक इसने 1 ही चलानी है। फिर वैल्यू चेंज हुई, 0 करेगा, नेगेटिव एज आया सॉरी नेगेटिव एज आया तो इसने क्या करना है, यस इसने फिर इसको वैल्यू को आपके 1 नेक्स्ट एज तक कर देना है। और जो हमारे पास 0 0 1 1 था उस केस में क्या था कि पहले आप पहले साइकिल नेगेटिव एज तक 0, फिर उसके बाद फिर नेगेटिव एज से लेकर नेक्स्ट नेगेटिव एज तक फिर 0, अब फिर नेगेटिव एज आ गया है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 1 फिर उसके बाद 1। तो इस तरीके से टाइमिंग डायग्राम आपने बनानी है। अच्छा जी, अब ये स्टेटमेंट को देख के हमें इतना आइडिया हुआ है कि हम लोगों ने जो बनाना है ना वो एसिंक्रोनियस 3 बिट का, तो इसका मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। एसिंक्रोनियस है तो इसका मतलब है जो आउटपुट है वो ही एज अ इनपुट जाएगी, नंबर 2। और उसके बाद हम लोगों ने देखा अप काउंटर है, और जब अप काउंटर की बात आए तो आउटपुट जो है ना वो आपका ये यूज होगा। और अगर यहाँ पर लिखा होता डाउन काउंटर तो फिर क्या करते, यस फिर आप ये जो कम्प्लीमेंट की आउटपुट है वो एज अ इनपुट के तौर पे इसको ऐसे देते, ठीक। अच्छा जी, अभी हम इसकी देख लेते हैं टाइमिंग डायग्राम। 0 से लेकर 7 तक हम लोगों ने टेबल हमने बना लिया और इसके अकॉर्डिंग हमने टाइमिंग डायग्राम बनानी है। क्लॉक की हर साइकिल को हमने एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पे 0 से 7 तक है, इसको मैंने 1 2 3 इस तरह दिया है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अच्छा, अब पहला साइकिल दूसरा तीसरा इस तरह हमने इसको नंबर दे दिया। देन उसके बाद हमने हर कॉलम का अपनी एक टाइमिंग डायग्राम बनानी है। पहले अगर इस कॉलम का देख ले तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको नेगेटिव एज के अकॉर्डिंग बनाना है या पॉजिटिव एज के, तो हमें यहाँ क्लॉक की डायग्राम से पता चल गया। और अगर वहां पर मेंशन ना हो कि इसको नेगेटिव एज देना है या पॉजिटिव एज देना है तो आप इसको नेगेटिव एज ही देना, ठीक, क्योंकि वो ज्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, अब हर नेगेटिव एज पे हमारी वैल्यू चेंज होगी। पहले 0 है तो स्टार्ट हुई 0 और नेगेटिव एज तक 0 ही रही। फिर नेगेटिव एज के बाद इसने ट्रांसपेरेंट मोड में कन्वर्ट करना है और वैल्यू अब आपकी क्या आनी चाहिए 1। तो मतलब नेक्स्ट नेगेटिव एज तक इसको 1 करो, फिर एच टू एच देखते जाओ 0, फिर एच टू एच 1, फिर इस तरीके से 0 0 1 0 1 इस तरह इसकी बन गई। अगर हम इसकी बात करें क्यू सी की, तो क्यू सी में क्या है, पहले 4 जो है वो 0 है, फिर 4 आपके 1 है। तो आप सिंपल क्या करो, पहले 4 नेगेटिव एच तक जो है ना वो 0 0 लो करो और फिर उसके बाद इसको इसको फौरन से हाई कर दो लास्ट 4 तक। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, अगर ये पॉजिटिव एज होता तो तब आपका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होना था, यहाँ से स्टार्ट होना था, मतलब आपकी वैल्यू कन्वर्ट होना शुरू होनी थी यहाँ से। लेकिन अभी ये नेगेटिव एज है तो इसलिए कहाँ से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से, ठीक हो गया, इस पॉइंट से। अच्छा जी, यही अगर हम बात करें कि पॉजिटिव एज है तो पॉजिटिव एज में क्या करोगे, पॉजिटिव एज में हमारे पास हम लोगों ने अभी देखा कि जब आपके पास पॉजिटिव एज हो उसका उसकी निशानी ये होती है यहाँ पर उसको बबल नहीं होता। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने टाइमिंग डायग्राम बनानी हो तो आप फिर पॉजिटिव एज को कंसीडर करोगे। जैसे पॉजिटिव एज आया तब तक आपकी वैल्यू वही रहेगी, फिर पॉजिटिव एज आया चेंज की चेंज की। अच्छा, और दूसरा ये कि हम लोगों ने एक और देखा था कि जब पॉजिटिव एज होगा तो क्यू कम्प्लीमेंट एज अ इनपुट देगा इसमें, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है आपके नेगेटिव एज के। क्यू कम्प्लीमेंट जो है वो इसको देगा। और अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर होता डाउन, पॉजिटिव एज ही है लेकिन इसको आपने करना किसके साथ है, डाउन काउंटर के साथ, तो उस केस में आपने क्या करना था, आपने ये जो आपकी आउटपुट है ना ये एज अ इनपुट पे जानी थी जब पॉजिटिव एज होता और डाउन काउंटर होता, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एसिंक्रो 3 बिट एसिंक्रोनियस है, डाउन काउंटर है, तो अभी यहाँ पर वीडियो करो पॉज और देखो कि इसमें जो है ना वो टाइमिंग डायग्राम हमारी कैसे बनेगी। चलो कुछ इस तरह से बनेगी। अब देखो पहले डायग्राम को देख लो, डायग्राम में हमारे पास हमें 3 बिट तो 3 फ्लिप फ्लॉप लग गए, एसिंक्रोनियस मतलब आउटपुट एज अ इनपुट जाएगी और डाउन काउंटर है। और यहाँ पर मेंशन नहीं है नेगेटिव के साथ करना पॉजिटिव के साथ, लेकिन डायग्राम में क्योंकि नेगेटिव बना हुआ है तो इसका मतलब है हमने क्यू कम्प्लीमेंट को लेना है एज अ इनपुट के तौर पे, ठीक। इसकी टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं।
सिंपल है। पहले वाला जो है वो 0 1 0 1 0 1 और फिर उसके बाद 0 0 1 1, फिर उसके बाद आपका जो है वो 1 1 और 0 0। अब ये देखो टाइमिंग डायग्राम इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है इसके आपके जो अपवर्क के। कैसे? अपवर्क में हम क्या करते थे, अपवर्क के अंदर हम 0 से 7 तक जाते थे। अब इसमें देखो हमारे पास पहली वैल्यू अपवर्क में होती थी 0 0, और क्यू क्या है, क्यू में अगर आपकी वैल्यू 0 0 और 0 प्रोड्यूस कर रहा है तो डाउन इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, 1 1 1, मतलब उसका कम्प्लीमेंट। और अगर यहाँ पे 0 0 1 होता तो इस केस में आपके पास डाउन ने क्या इस क्यू कम्प्लीमेंट ने क्या प्रोड्यूस करना था, 1 1 0 प्रोड्यूस करना था। तो इसी हिसाब से अब यहाँ पर देखो पहली वैल्यू अगर 0 0 0 है तो लास्ट आपकी 1 1 1 होगी, तो उसका कम्प्लीमेंट अगर उठाकर देखें तो कम्प्लीमेंट में 1 आ जाएगा और लास्ट वाली आपकी 0 0 हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर हम टाइमिंग डायग्राम को देखें तो टाइमिंग डायग्राम में क्यू सी को उठाओ तो क्यू सी जो है ना वो आपका पहले 4 1 है फिर 0, तो पहले 4 आपके 1 हो गए, नेगेटिव एज था, नेगेटिव एज पे आकर वैल्यू चेंज हुई और 0 0 ठीक हो गया। कुछ इस तरह से उनका कंपैरिजन करके देख लो। बिल्कुल ये जो डायग्राम है ना ये उसके ऑपोजिट है। अगर इसको देखो आप तो ये बिल्कुल डायग्राम जो है ना टाइमिंग डायग्राम बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। कैसे? यहाँ पर अगर आपकी चलो क्यूसी से ही देख लो आइडिया हो जाएगा आपको। अगर ये सारे 0 0 है और ये आपके 1 है, 4 0 फिर उसके बाद 4 1, 4 0 4 1, और कम्प्लीमेंट के केस में पहले 1 आ रहा है फिर उसके बाद 0 आ रहा है, तो उसमें ही देख लो आप पहले हाई करेगा फिर उसके बाद लो कर देगा। बिल्कुल उसको समझ लो ये उल्टा ही दिया है हमने। ठीक, तो इस तरीके से जो है ना वो आपने बनानी है। और क्यू ए की अगर देख लो 1 0 1 0, तो यहाँ पर देखो पहले हाई होगी फिर 0 होगी फिर हाई होगी फिर 0 होगी। और इसमें केस में क्या था, इसमें था पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो उस इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपने जो है ना अपनी टाइमिंग डायग्राम बनानी है। अच्छा, आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि एसिंक्रोनस काउंटर है उसको आपने बनाना है विद टी फ्लिप फ्लॉप, या टी की बजाय यहाँ पर डी भी लिखा जा सकता है। तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ पर आप सिंपल डी लिख दोगे और सिंगल इनपुट होगी। अच्छा, अब काउंटर है तो अब काउंटर में क्या करते हो, नेगेटिव एज है तो अब काउंटर में आपने ये वाला आउटपुट एज इनपुट के तौर पर यूज होगा। और नेगेटिव एज ही है तो यहाँ पर अगर डाउन आता तो आपने ये एज अ इनपुट आपने देनी थी, ये नहीं, ये वाली इनपुट जानी थी। ठीक, अच्छा ये अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे हैं। 4 पॉइंट्स कौन कौन से? अगर आपका नेगेटिव एज होगा तो अप काउंटर के लिए क्यू को लोगे और पॉजिटिव एज के लिए क्यू कम्प्लीमेंट को लोगे। मतलब पॉजिटिव एज के अंदर अगर आपने अप वर्क करवाना हो तो क्यू कम्प्लीमेंट जाएगा एज अ इनपुट। और नेगेटिव एज ट्रिगर में डाउन के लिए आप क्यू कम्प्लीमेंट लेते हो, जबकि पॉजिटिव एज ट्रिगर में डाउन वर्किंग के लिए मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप क्यू को यूज करते हो। बिल्कुल ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। ज्यादा जो काम है ना वो नेगेटिव के साथ ही होता है। और पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप कुछ मेंशन नहीं होता तो आप नेगेटिव एज को ही यूज करोगे। जैसे अभी एक दफा ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है तो इसको एक दफा हम देख लेते हैं। नेगेटिव एज में हमारे पास इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एज ए इनपुट के तौर पे ही जाएगी। यहाँ पर जो है ना इस तरह ये ऐसे नहीं। ठीक, सेम यहाँ पर नेगेटिव एज है और उसको हमने एज अ डाउन काउंटर करना है तो कम्प्लीमेंट को एज अ इनपुट के तौर पे भेजोगे। और अगर पॉजिटिव एज होता तो पॉजिटिव एज के अंदर अप वर्क करवाना है तो क्यू कम्प्लीमेंट एज अ इनपुट जा रही होती, और पॉजिटिव एज है और डाउन वर्क करवाना है तो ये आउटपुट एज अ इनपुट के तौर पे जाएगी। देखो नेगेटिव एज में जो अप वर्क के लिए जो अप काउंटिंग के लिए सेंडिंग ऑर्डर के लिए डायग्राम है वही आपकी सेम डाउन काउंटर जो पॉजिटिव एज है उसकी और इसकी डायग्राम सेम है, और इस तरह इन दोनों की डायग्राम सेम है। बिल्कुल ये इसके ऑपोजिट ही है। ठीक है, इससे मेरे ख्याल सब चीज़ क्लियर होगी। आप लोगों ने करना ये है कि ये तो 3 बिट के आपने 4 बिट का जो है ना वो काउंटर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बनाना है, और उनकी टाइमिंग डायग्राम भी बनानी है और वो मुझे दिखानी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर भी आपसे पूछूं तो ये जो है डायग्राम को देख के आप क्या आइडिया लगा सकते हो,
यहाँ पे वीडियो करो पॉज और बताओ फिर ये अपवर्ड कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है? मेंशन है, ऊपर सारा कुछ लिखा है, तो सिंपल है कि टी कि हम इसका मतलब है 3 बिट की होगी ये, और एसिंक्रोनियस है तो आउटपुट एज इनपुट पे जाएगा। और डाउन की वर्ड बात आ गई है, या डायग्राम को भी हमने देखा है कि नेगेटिव एज नहीं है, ये पॉजिटिव एज है क्योंकि इधर बबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये एज अ डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक, और डाउनवर्ड में क्या होता है 7 to 0 इस तरीके से लेकर जाना होता है, तो उसके हिसाब से टाइमिंग डायग्राम भी है। अच्छा, अगर आपको स्पेसिफिक किसी वैल्यू का अगर करना हो तो उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक वैल्यू से मुराद लाइक कहा जाए 4 तक करना है, 3 तक करना है, आपने ये काउंटर करना है, तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जरा देख लो 4 बिट का जो अप काउंटर है, मेरे ख्याल से ये अब आपको चीज़ क्लियर हो गई होनी है कि यहाँ पर जो है ना वो 4 बिट से हमें पता चल रहा है कि ये 4 बिट का की वैल्यू को कर रहा है, और एसिंक्रोनस आउटपुट इनपुट दे रहा है अप है, तो इसका मतलब है ये वाली एज आउटपुट यूज होगी। ठीक, और अगर स्पेसिफिकली आप 10 तक ही इसको काउंट करवाना चाहते हो तो फिर आप टाइमिंग डायग्राम को 10 तक ही बनाओगे। जैसे हम कहते हैं ना 0 से लेकर 9 तक, तो फिर वो यहाँ तक ही बनेगी, उसके बाद वाली वैल्यूज को उसने काउंट नहीं करना। आप फिर इसको हाईलाइट वहाँ पे करोगे कि इसके बाद वाली वैल्यू को ये काउंट नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो बीसीडी काउंटर है उसमें क्या होता है 4 बिट्स आपके यूज होते हैं, तो 4 बिट की वैल्यू तो कहाँ तक पहुँचती है 15 तक पहुँचती है, मतलब 0 से 15 तक 16 हेक्सा यूज होते हैं ना उसमें। तो हम लेकिन बीसीडी के लिए हम 0 से 9 तक को कंसीडर करते हैं, मतलब आपकी 10 बिट्स यूज होती हैं, तो इसलिए टाइमिंग डायग्राम में आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा इस तरह के केस में। ओके, अब देख लेते हैं कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन है जहां पर अप एंड डाउन काउंटर दोनों का करना है, वर्क करना है, तो उसमें क्या करोगे? उसमें आप टाइमिंग डायग्राम किस तरीके से बनाओगे? तो उसमें हम देख लेते हैं कि जैसे अभी यहाँ पर जो डायग्राम है ये बिल्कुल वैसी है जो भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, दोबारा से वही चीज़ है जिसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको मुझे करने की जरूरत है। उसमें आपको इस तरीके से हम 2 डायग्राम बनाने की बजाय हम एक ही डायग्राम बनाएंगे, और उसमें हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म कर देंगे जो अप एंड डाउन वर्क को कंट्रोल करे। ठीक, अपवर्ड के लिए हम चाहेंगे कि बीच में दरमियान में जो है ना वो एक ऐसा जो है ना पॉइंट सिंबल लग जाए, या कुछ ऑप्शन इस तरह की बना दें कि उसको क्लिक करें तो ये वाला वर्क करे, उसको क्लिक करें तो ये वाला वर्क करे, या इनपुट से हमारी कुछ चेंज हो जाए। तो इस तरह का काम करना है, तो बजाय इतनी डायग्राम या इतने सर्किट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसका कुछ और हल देखते हैं। तो उसका हल ये है कि आप कम्बिनेशनल सर्किट का सहारा लोगे। कैसे कम्बिनेशनल सर्किट का सहारा लोगे? जैसे अभी यहाँ पर हमने कहा कि जिस तरह पहले हम करते थे इनेबल इनपुट, और इनेबल इनपुट का काम होता था 0 हुआ तो एक सर्किट एक्टिव होगा, दूसरा सर्किट एक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर हमने उसका नाम रख दिया मोड, कि जब आपने मोड को हम कह देते हैं एम, और इसको हम कह देते हैं अगर मोड की वैल्यू 0 होगी तो एज अ अपवर्ड करेगा, और मोड की वैल्यू अगर 1 होगी तो एज अ डाउनवर्ड यूज करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्क करेगा। मतलब इसकी टाइमिंग डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये बिल्कुल वही है जो भी हम लोगों ने पीछे की थी। तो उसमें करना क्या है? करना ये है कि हमारे पास जो है ना सिंपल 3 बिट का अगर आपके पास टेबल है, उससे फिर हम 4 बिट के ऊपर कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने 3 बिट का ही लिया है। अच्छा, अब हमने अपनी 3 बिट की जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ब्लू शेड में है, ये हमने वैल्यूज लिख दी 0 से लेकर 7 तक। ठीक, उसके बाद हमने कहा कि जब आप इसको, इस वाले कॉलम को हमने मोड का नाम दे दिया। देखो पहले 4 जब 0 होंगे तब ये वाला जो आपका ब्लॉक है ये एज अ अपवर्ड करे, और ये फिर जो है ना ये एज अ डाउनवर्ड यूज करे। इस तरीके से हम लोगों ने करवाना है। अब यहाँ पर अगर इसको गौर से देखो तो बिल्कुल ये सेम आपकी चीज रिपीट हो रही है, और ये कई दफा हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस भी किया है। इतना ब्लॉक दोबारा से ही रिपीट हो रहा है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। बस यहाँ पर m जो है ना वो उसका कम्प्लीमेंट बन रहा है। तो हमने करना ये है कि जब आपकी मोड की वैल्यू 0 होगी तब वो क्या करे? एज अ अपवर्ड करे, और जब मोड की वैल्यू 1 होगी तो एज अ डाउनवर्ड यूज करे, मतलब डाउन में जो आपकी वैल्यूज है ना वो ही प्रोड्यूस करे। क्लियर? सेम यहाँ पर देखो, ये जो हमने y की निकाली है वैल्यू, y से मुराद है ये आपका आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं,
तो ये बिल्कुल हमने वही वाली आउटपुट, ये 1 1 या 1 0 1 ये कहाँ से निकला है? निकला कहीं से नहीं है, हम लोगों ने बस ये एक आइडिया लिया है कि जब मोड की वैल्यू 0 होगी ना, तो जो क्यू की वैल्यू है ना उसने उसी को प्रोड्यूस करना है, और जब मोड की वैल्यू 1 होगी तो जो आपकी क्यू कम्प्लीमेंट की वैल्यू है ना उसने उसी को प्रोड्यूस कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से कम्बिनेशनल सर्किट को हम लेकर आएंगे और उससे फिर हम ये ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो आउटपुट निकला है इसका हम बना लेते हैं, एक के मैप के जरिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से निकलेगा, के मैप बनाया, उसमें से एम कम्प्लीमेंट क्यू और एम क्यू कम्प्लीमेंट ये हमने निकाल लिया। टेबल से डायरेक्ट भी आता है ना, लाइक हम लोगों ने करके देखा होगा कैसे होता है ये, कहाँ कहाँ पे आपकी जो है ना वो बिट्स जो है वो हाई है, उनका जो है एक्सप्रेशन निकाल लो। ठीक, अच्छा जी, अब हम सिंपल करेंगे ये कि उस एक्सप्रेशन को पकड़ेंगे। 3 बिट की बात है, 3 बिट का हम लोगों ने बना लिया। देन उसके बाद हमने क्या करना है, ये सर्किट अंदर अटैच कर देना है। अब ये सर्किट कहाँ से आया? सर्किट आया इस एक्सप्रेशन से। कैसे? ये आपका क्या था, और ये एक m के साथ जा रहा है, और एक जो आपके q कम्प्लीमेंट के साथ, और एक आपका m और कम्प्लीमेंट और दूसरा q, और ये अटैच कर देंगे क्लॉक की इनपुट पे, मतलब ये जो आपकी क्लॉक की इनपुट पे डायरेक्टली जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मोड की वैल्यू अगर 0 होगी तो दूसरी ऑब्वियस है वो 1 हो जाएगी, और एक ये ना वो कम्प्लीमेंट के साथ अटैच कर देंगे, सेम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ अटैच कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना वो अगर ये 0 आ रही है तो इसके पास 0 है, और ये जो है ना इसका मतलब है इसके पास आपकी 1 है, और एक क्यू कम्प्लीमेंट की आउटपुट जो भी होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन क्यू कम्प्लीमेंट की है और ये इसके पास क्यू ए है। और हमें पता है कि जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो 0 वाला एंड तो वर्क करता ही नहीं है, तो वो किसको लेकर आता है? वो 1 को लेकर आता है, तो इसका मतलब है क्यू कम्प्लीमेंट आगे जाएगा, तो उस केस में हमारे पास क्यू कम्प्लीमेंट गया, फिर इसने आगे साइकिल भेजना है, सेम इसी तरह ये वर्क करेगा। तो ये जो है ना आपकी बिट ऑफ कौन सी हुई है? बिट आपकी ये वाली ऑफ हुई है, इसका मतलब है ये अपवर्ड के तौर पे काम नहीं अभी कर रहा है, ये डाउनवर्ड के तौर पे काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, मोड की वैल्यू कर देते हैं 1। उस केस में ये नीचे वाली जो वायर है ये सारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इस केस में देखो, जैसे ही इस मोड ने किसके साथ, इस 0 के साथ कनेक्ट करना है, तो इस पूरे सर्किट ने, इस वाले सर्किट का रिजल्ट 0 प्रोड्यूस होगा, जबकि ये आपका 1 है और इसके साथ क्यू ए की जो भी आपकी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब आगे ट्रांसफर ये क्या करेगा? क्यू ए को ट्रांसफर कर देगा और वही सिग्नल आगे पास होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सर्किट वर्क नहीं करेगा, ये वाला वर्क करेगा। तो उस केस में हम, और इस वाले सर्किट को हम क्या बोलते हैं? ये अपवर्ड के लिए तौर पे काम कर रहा है, नेगेटिव एज है, और अपवर्ड के लिए ये काम करेगा। तो इस तरीके से जो है ना वो हम मोड को कंट्रोल करवा सकते हैं। आपको अगर पेपर में आता भी है तो पॉजिटिव अगर एज हुआ तो आपने यहाँ पर बबल नहीं बनाने क्लॉक के। दूसरा, आपने अगर 4 बिट का है तो सेम आपने 4 बिट लगा देने हैं। इसी तरह कम्बिनेशनल सर्किट अगर 4 बिट का है तो 4 बिट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कम्बिनेशनल सर्किट आपने बना लेना है। अगर 5 बिट की बात है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने टेबल के जो है ना के मैप आपने बना के एक्सप्रेशन निकालना है। आप एक काम करो, आप लोग जो है ना 4 बिट का लो और उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपना टेबल जनरेट करना, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका के मैप बनता है ना उसके बाद यहाँ पे सर्किट में पुट करना। ये है ना आपका, तो आपका यही टेबल दोबारा से ऐसे रिपीट होगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा ना उसका आपने के मैप बनाना है, और के मैप बना के तो उसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है, उस सर्किट को जो 4 बिट का जो बनेगा। ठीक, अच्छा जी, अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे जिस तरह के अगर स्पेसिफिक अगर आपने मोड निकालना हो, लाइक हमारे पास है इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपने जो है ना वो 8 बिट का जो है वो काउंटर बनाना है, तो उधर से, या 3 बिट का जो काउंटर बनाना है उधर से तो आइडिया हो गया कि ये वर्क करेगा 0 से 7 तक। लेकिन आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो स्पेसिफिक कर दें कि आपने 0 से 4 तक ही वैल्यू को काउंट करना है, या आपको इस तरह भी कहा जा सकता है कि जी ये बीसीडी का काउंटर आपने बनाना है। तो
उसमें आपको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपने काउंटर जो है ना वो बनाना है 3 या 4 का, तो उसमें मैक्सिमम आपके कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तो उसमें आपके पास 2 ही फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। ठीक, जैसे आपके पास 8 का आपने बनाना है तो उसमें आपके पास कितने लगेंगे, आपके पास 3 लगेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 करते हो तो आपके पास क्या आता है 8। तो इसका मतलब है 8 अगर आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, इतने मोड का अगर बनाना है, मतलब इतनी वैल्यूज तक आपने काउंटिंग करवानी है, तो उसके लिए फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो 3 लगेंगे। अगर 9 इसके बाद क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, 9 से 16 तक की वैल्यूज है, उसमें आपके पास 4 बिट्स आ जाती हैं, तो जहाँ पे 4 बिट्स आ गई वहाँ पे ये लगेगा। और 16 के बाद जो है ना वो 17 आ जाता है, इस तरह फिर 32 तक जाता है, तो आप इस तरह फ्लिप फ्लॉप बढ़ाते जाओगे। अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि आप ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 32 है, तो 2 की पावर आप लो 5, तो आपके पास जितने वैल्यू बनती है ना उसको, इसका मतलब है उतनी वैल्यूज तक ये काउंटर जो है ना काउंट कर सकते हैं, 0 से लेकर 31 तक। जैसे अब यहाँ पर है 29 है, तो 29 की को मैंने अब ये इधर तक अपनी वैल्यूज जो है ना काउंट करवानी है, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं 0 से लेकर 28 तक काउंटर करें, वो काउंट करें, तो उसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। तो उसमें हम 2 की पावर 5 लोगे तो आपके पास कितना आता है, 32 आता है, तो इसका मतलब है 32 जो है ना 29 से छोटा है, तो ठीक है, आप इसमें जो है ना वो कर सकते हो, तो आपको 5 जो है ना फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे। सेम इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, जैसे आपने करने हैं 64 आपने करने हो, या अगर आपने 128 तक की वैल्यूज को काउंट करना हो, तो तब फिर आप कितना काउंट, कितने फ्लिप फ्लॉप लोगे, तब आप उसकी पावर आप 7 कर दो, तो आप इतने काउंटर्स कर सकते हो। जैसे अब हमारे पास है ये 88 है, ठीक है, हमने 88 की वैल्यू तक जो है ना काउंट करवाना है, मतलब 0 से लेकर 87 तक। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 की पावर 5 करते हैं तो हमारे पास 32 आता है, 2 की पावर 6 करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आती है, 64 आता है। तो क्या 88 या 87 64 को काउंट करवा सकते हैं, नहीं। फिर आप इसके बाद वाली डिजिट को पकड़ो, तो डिजिट उसके बाद वाला कौन सा है, 2 की पावर 7 करो 128 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 128 तक जो है ना ये वैल्यू उससे छोटी छोटी है, तो 88 से 128 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये इसको काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए फिर हम 7 जो है ना वो फ्लिप फ्लॉप लेंगे 0 से लेकर 87 को काउंट करने के लिए। ओके, अब जैसे ये है हमारे पास 4 है, तो इसको मैं इसके साथ 3 जो फ्लिप फ्लॉप है वो भी यूज कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे, क्यों, जब हम 2 के साथ काम कर रहे हैं तो हम 3 का क्यों लें, एक्स्ट्रा क्यों लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 8 मोड का हम लोगों ने इसको यूज करते हुए हम लोगों ने ना 5 तक का काउंटर बनाना है। 5 तक से मुराद 0 से लेकर 4 तक वैल्यू को काउंट कर सके, तो 0 से लेकर 4 तक वैल्यू को काउंट कर सके, तो इसके लिए मुझे कितना जो है ना काउंटर लेना पड़ेगा, 8 की बात अगर आ गई तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 करो तो आपके पास 8 आता है, तो इसका मतलब हुआ 3 का हमें काउंटर लेना पड़ेगा, 3 फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे, उनके उसके साथ हमें ये काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, देन उसके बाद हम लोगों ने अपवर्क करना है, तो सिंपल यहाँ पर आउटपुट ये वाली जाएगी और यही एज अ इनपुट के तौर पे भी क्लॉक को जाएगी। दूसरा हम लोगों ने ये चेक इसके अंदर लगाना है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है, चेक हमने इसके अंदर ये लगाना है कि जो आपकी इनपुट जा रही है, लाइक इसके बाद आपके पास आउटपुट क्या आता है 1 5 आता है, फिर उसके बाद 6 आता है, जैसे ही 5 आए तो ये आपका काउंटर दोबारा से रीसेट हो जाए, दोबारा से 0 से लेकर आपकी 1 2 3 4 तक काउंटिंग करे। तो उसको रीसेट मोड पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं क्लियर, कि आप उसको क्लियर कर दो। तो क्लियर करना कैसे होता है कि यहाँ पर हम वैल्यू 0 0 प्रोवाइड कर देते हैं, उससे सारी चीज क्लियर हो जाए, जैसे कैलकुलेटर के अंदर हम करते हैं, बटन प्रेस किया वो सारा क्लियर हो जाता है, जो भी डाटा होता है वो सारा रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब करेंगे ये नैंड गेट का इस्तेमाल करेंगे। नैंड गेट में हमने हमारे पास है ये क्यू सी को भी हम 1 देंगे, क्यू ए को भी 1 देंगे, लेकिन जो दरमियान वाली है ना उसमें हम क्या कर देंगे, इन्वर्टर लगा देंगे। लाइक अगर जैसे ही कोई इनपुट करे 5 को, तो वो यहाँ से क्या करेगा, इस 0 को 1 कर देगा,
जब ये तीनों 1 मिलेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या निकला 0, और 0 से क्या कर देगा, इसको रीसेट कर देगा और फिर उसके बाद दोबारा से 1 2 3 4 तक काम करेगा। और जैसे ही 5 आई इनपुट आई तो फिर से दोबारा उसने उसको क्या उसे कहते हैं रीसेट कर देना है। सेम इसी तरह अगर हम लोगों ने बीसीडी का करना हो। अच्छा, एक और पॉइंट, ये जो डायग्राम है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम में हमें पता चलता है कि पहले बाद दूसरी कौन सी स्टेट आ रही है, तीसरी कौन सी आ रही है। जैसे 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर 0। तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि ये आपकी जो है ना वो वर्किंग, इस पहले के बाद क्या आनी है और इस लास्ट के बाद दोबारा से इसने क्या वर्क करना है। तो स्टेट डायग्राम से ये देखते हैं डिफरेंट स्टेट्स को। अब बीसीडी का जैसे भी मैंने पीछे हम लोगों ने बात की थी कि 0 से लेकर 15 तक का आपका टेबल बनेगा, लेकिन वो यूज 9 तक की वैल्यूज को करेगा। तो आप फिर इसमें कितने मोड लोगे, मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप लोगे, तो उसमें आप 4 फ्लिप फ्लॉप लेंगे, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है 9, उसके वो 4 बिट पर कंसिस्ट करती है। तो 4 बिट के लिए आपको 4 लेने पड़ेंगे इस तरीके से। और अगेन रीसेट यहाँ पर भी करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर हम लगाएंगे वाई लाइक 1 0 1 0। जैसे ही किसी ने इनपुट किया, यहाँ पर एक इन्वर्टर लगेगा और यहाँ पर एक इन्वर्टर लगेगा। जैसे ही 1 0 1 0 किसी ने किया, तो ये 0 जैसे आएगा इन्वर्टर उसे 1 1 कर देगा और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा और ये सारी स्टेट को 0 0 0 और ये 0 कर देगा। और इससे होगा क्या, उससे दोबारा से वो क्लियर कर देगी सारी स्टेट को। ठीक,